हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ आपकी कहानी को लेकर। अविशा और अनन्या की कहानी, किट्टू की जुबानी। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ और देखते हैं स्टोरी के पिछले पार्ट में क्या हुआ था। स्टोरी के पिछले पार्ट में हमने देखा था अनन्या और अविशा की फिर से मुलाकात होती है, जहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी नोकझोंक होती है। माँ अविशा की फिक्र जताते हुए उससे कुछ कहती हैं। अविशा माँ को समझाती है और बताती है कि माँ, आप मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठाकुर साहब अनन्या से मिलते हैं। अनन्या ठाकुर साहब को पेशेंट की रिकवरी के बारे में बताते हैं। ठाकुर साहब अनन्या के काम से बहुत खुश होते हैं। माँ अनन्या से डिनर का बोलती है, जिस पर अनन्या मना कर देती है और बोलती है, नहीं आंटी, मैं घर जाके कर लूँगी। लेकिन ठाकुर साहब के कहने पर अनन्या और प्रियल ना नहीं बोल पाते हैं। डिनर करते हुए अविशा पिताजी से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। ठाकुर साहब अविशा को अपनी तबीयत के बारे में बताते हैं और फार्म हाउस की ज़मीन का काम अविशा को सौंपते हैं। अविशा को डिनर करते टाइम एक पेन का झटका महसूस होता है, जिस पर अविशा अपने रूम की तरफ निकल जाती है। लेकिन ये चीज़ अनन्या नोटिस कर लेती है। यहाँ अनन्या के ऊपर मानो से गलती से दूध गिर जाता है, जिसे क्लीन करने अनन्या लवी के साथ जाती है, जहाँ लवी और अनन्या अपना अपना इंट्रो देते हैं और ये दोनों ऐसे ही बात करते हुए ऊपर रूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ लवी बहाना बनाते हुए अनन्या को एएस के रूम में भेज देती है। स्टोरी का पिछला एपिसोड यहीं तक था। अब हम सुनते हैं आगे की स्टोरी। अनन्या डोर को पुश करते हुए अंदर जाती है। अनन्या अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है और अविशा वहीं ज़मीन पर अपने घुटनों पर बैठी अपने दोनों हाथों से अपने सिर को बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा रही है और अविशा अपने दांतों के बीच एक मोटे कपड़े को दबाए हुए थी, ताकि उसे जो भयानक पेन हो रही थी उसकी चीखें रूम के बाहर न जाएं। अविशा को जब भी हेडेक होता था तो वो पागलों जैसे अपने बालों को नोचने लगती थी। उसके सिर का पेन इतना था ही असहनीय, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे जब भी पेन होता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो पागल हो जाएगी। फ़ैन ऑन था, एसी ऑन थी, लेकिन फिर भी अविशा को दर्द के मारे पसीना छूट रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल अंगार के जैसे लाल हो गई थीं। अविशा बार बार उस बेड के गद्दे को उठाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन पेन इतना ज़्यादा था कि वो बार बार अपने सिर को पकड़कर ज़मीन में गिर जाती थी। अनन्या जैसे ही अविशा की ये हालत देखती है, वो तुरंत दौड़कर उसके पास आती है और अविशा को अपने बाहों में लेते हुए बोलती है, अविशा अविशा अविशा, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों ज़मीन में पड़ी हो? बताइए ना, प्लीज़ बताइए, क्या क्या हुआ? अविशा अनन्या को पीछे पुश करते हुए बोलती है, रूम लॉक करो जल्दी। अविशा की आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। अनन्या तुरंत दौड़कर रूम लॉक करती है। अनन्या फिर दौड़कर अविशा के पास आती है, जहां अविशा अपने हेड को अपने दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से दबा रही थी और चीख रही थी, लेकिन उसकी चीख दांतों में दबे कपड़े की वजह से अंदर ही रह जाती थी। अविशा को ये नहीं पसंद था कि उसकी दर्द की चीख उसे भी सुनाई दे। अनन्या अविशा को अपने बाहों में भर लेती है और फिर से बोलती है, आप मुझे बताइए ना, बताइए क्या हुआ? आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? अविशा अविशा, आपको पेन है? पेन है? कहाँ है पेन? बताइए ना, प्लीज़ बताइए। देखो मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगी। अब प्लीज़ बताइए मुझे कि कहाँ पेन है? आपको कहाँ पेन है? प्लीज़ बताइए ना। अविशा की ऐसी कंडीशन को देखकर पता नहीं क्यों अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनन्या बार बार अविशा से बस यही पूछ रही थी, अब आपको क्या हुआ? आपके सिर में पेन है ना? आपके सिर में पेन है क्या? आप अपने सिर को यूं पागलों के जैसा क्यों दबा रही हैं? अनन्या के बार बार पूछने पर अविशा अपने पेन को कैसे भी करके कंट्रोल करती है और लड़खड़ाती आवाज़ में बोलती है,
बेड के गद्दे के नीचे पेन किलर है, उसे जल्दी से उठाकर मुझे दो। अनन्या अविशा को अपनी गोदी से उठाकर बेड की टेक देती है और जल्दी से उस गद्दे को उठाकर उस मेडिसिन को उठाती है। अनन्या रूम में इधर उधर पानी ढूंढने लगती है। रूम बहुत बड़ा था। अनन्या को वहीं एक दूर पड़ी टेबल पर पानी का जग दिखता है, जहाँ एक गिलास भी रखा था। अनन्या दौड़ कर जाती है और उस जग से गिलास में पानी लेती है और जल्दी से अविशा के पास आती है। उस कागज़ के पैकेट से सारी मेडिसिन को निकालती है और अविशा की तरफ बढ़ाती है। अविशा ट्राई तो कर रही थी मेडिसिन लेने का, लेकिन उसके सिर में इतना ज़्यादा पेन था कि वो अपना हाथ सिर से हटा ही नहीं पा रही थी। अनन्या अविशा को अपना सहारा देती है और उसे अपनी टेक लगाकर मेडिसिन को खिलाती है और अपने हाथों से ही पानी पिलाती है। अविशा वहीं ज़मीन पर ही अनन्या की गोदी में अपना सिर रख देती है। अनन्या अविशा की ऐसी कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। अविशा के सिर को अपनी गोदी में लिए बड़े ही प्यार से अपने हल्के हल्के हाथों से दबा रही थी ताकि अविशा को आराम फील हो। अनन्या जब अविशा के सिर को दबा रही थी, हाथ की पकड़ उसके सिर से लूज हो जाती है, क्योंकि अनन्या का ऐसा करने से अविशा को उसके पेन में राहत मिल रही थी और फिर धीरे धीरे मेडिसिन भी अपना असर शुरू कर रही थी। अनन्या जब अविशा के सिर को दबा रही थी, तभी उसकी नज़र उसी मेडिसिन पर जाती है जो अविशा को उसने अभी दी थी। अनन्या उस मेडिसिन को पढ़ते हुए बोलती है, ये मेडिसिन, ये तो बहुत हाई पावर की मेडिसिन है और ये मेडिसिन तभी पेशेंट को दी जाती है जब उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो। अनन्या अविशा के फेस को देखती है और बोलती है, तो क्या इन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है? अनन्या के फेस पर एक अजीब सी परेशानी आ जाती है। अनन्या उसी परेशानी के साथ फिर बोलती है, लेकिन ये अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराती हैं और क्यों इतना ज़्यादा पेन सह रही हैं? अनन्या फिर से एक गहरी चिंता में डूब जाती है और बोलती है, लेकिन इन्हें ये डिप्रेशन कब से है और किस वजह से है? अनन्या के माइंड में ना जाने कितने सवाल चल रहे थे। अनन्या अविशा के फेस को बड़े ही प्यार से देखती है, जो ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने सालों के बाद वो सुकून से सोई है। आज उसके फेस पे ना कोई चिंता थी और ना ही कोई जिम्मेदारी, बस वो अनन्या की गोदी में सुकून को ढूंढ रही थी और मानो इस पल में खो जाना चाहती थी। अनन्या अविशा के फेस को टच करते हुए बोलती है, सोते हुए कितनी मासूम लगती हैं आप। जब आप उठेंगी तब मैं आपसे बात करूंगी कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है और आप अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा रही हैं और इतना पेन क्यों सह रही हैं, किस वजह से। अनन्या इस बात को सोच ही रही थी कि तभी अविशा अपनी आँखों को खोलती है और वो सीधा ऊपर देखती है जहाँ अनन्या उसे गोदी में लिए बैठी थी। अविशा अनन्या के फेस को बड़े ही प्यार से देख रही थी और अनन्या तो पहले से ही अविशा को देख रही थी और यहाँ पर इन दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अविशा का सिर अनन्या की गोदी में था। अनन्या का एक हाथ अविशा के फॉरहेड पे था और दूसरा, जिसे अविशा ने बहुत ही टाइट पकड़ रखा था। अविशा की आंखें अब भी थोड़ी थोड़ी रेड थी। अविशा को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी खुशियाँ यही हैं, उसका सारा सुकून बस यही है। वो जीना चाहती हो तो बस इसी पल में। ऐसे ही अनन्या की गोदी में रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है, बेबी, क्या डॉक्टर अविशा ने अपना सूट क्लीन कर लिया? अगर क्लीन कर लिया हो तो नीचे आ जाएं, उनकी फ्रेंड उन्हें बुला रही है। लवी की इस बात से इन दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक होता है और अविशा जल्दी से खड़ी हो जाती है। अनन्या भी खड़ी हो जाती है। अविशा लवी को रिप्लाई देते हुए बोलती है, हाँ 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 आ रही हैं, बस तू चल। लवी ओके बोलकर चली जाती है। अनन्या इस ऑड मोमेंट को ब्रेक करते हुए बोलती है,
वो मेरे सूट पे दूध गिर गया था। लवी ने मुझे आपके रूम में इसे क्लीन करने के लिए भेज दिया था, लेकिन मैंने आपकी ऐसी कंडीशन देखी तो अनन्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती है। ये अभिसा बोलती है। हाँ हाँ, जो भी आपने देखा वो आप अपने तक ही रखेंगी, आप नीचे कुछ नहीं बताएंगी। अनन्या कहती है, क्या मैं आपसे इस बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? अभिसा तुरंत बोलती है, नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और आप भी इसे यहीं पे भूल जाओ। अब आप जाएं और अपना क्लॉथ क्लीन कर लें। अभिसा उस दवाई के पैकेट को उठाती है और फिर से बेड के गद्दे के नीचे रखते हुए बोलती है, और हाँ, थैंक्स मुझे टाइम पर मेडिसिन देने के लिए। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा काम है और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। इतना बोलकर अनन्या वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। अनन्या के चले जाने के बाद अभिसा अपने दिल पर हाथ रखती है और खुद से ही बोलती है, एस, ये तुझे क्या हो रहा है? जब अनन्या तेरे पास होती है तो तेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़कता है? वो जब तेरे पास होती है तो एक सुकून सा तुझे क्यों लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है? क्यों तुझे ऐसा लगता है कि तुझे सारी खुशी मिल गई है? क्यों तेरा दिल तेरे बस में नहीं रहता? क्यों तू उसकी तरफ खींची चली जाती है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में जी रही हूँ? अभिसा फिर से अपने दिल पर हाथ रखती है और बोलती है, तू क्यों उसे देखकर इतना बेचैन हो जाता है? तू क्यों नहीं अपनी धड़कनों को कंट्रोल में रखता है? अभिसा थोड़ा रुकती है और बोलती है, एस, क्या तुझे अनन्या से प्यार हो रहा है? क्या तू अनन्या से प्यार करने लगी है? अभिसा इस ख्याल को झटकते हुए बोलती है, लेकिन एस, तुझे प्यार नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तू प्यार नहीं कर सकती, तुझे प्यार नहीं हो सकता। तुझे प्यार कैसे हो सकता है? तू खुद के इमोशन को कंट्रोल कर और जितना हो सके उतना अनन्या से दूर रह। और तुझे कोई हक नहीं है कि तू अपने साथ उसकी भी लाइफ बर्बाद कर। तूने अभी थोड़ी देर पहले खुद को देखा नहीं? खुद की सिचुएशन को नहीं देखी? अभिसा अपनी जो लाइन पर दबाव डालते हुए बोलती है, तू एक पागल है और पागल को किसी से प्यार करने का हक नहीं होता, तो तू उससे जितना हो सके उतना दूर रह। अनन्या जब अपना सूट क्लीन कर रही थी तभी उसकी नज़र वॉशरूम के उस कॉर्नर पर जाती है जहाँ बहुत सारी सिगरेट स्मोक की हुई पड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने थोड़ी देर पहले ही स्मोक की है। अनन्या इतनी सारी जली हुई सिगरेट को देखकर हैरान हो जाती है। तो क्या ये स्मोकिंग करती हैं? और वो भी इतना ज़्यादा स्मोक? पर क्यों करती हैं ये? और एक मिनट, स्मोक तो डिप्रेशन को और भी इफ़ेक्ट करता है और इससे तो अविसा की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे इन्हें कुछ भी हो सकता है और ये इन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। लेकिन क्या रीज़न है जिस वजह से ये स्मोक करती हैं? अनन्या को ना जाने क्यों अविसा की चिंता हो रही थी और उसे देखकर ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अनन्या एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, अविसा सिंह, कौन सी पहेली हैं आप जिसे मैं सुलझा नहीं पा रही हूँ? वॉशरूम के बाहर से आवाज़ आती है, अगर आपने क्लीन कर लिया हो तो नीचे चलें, क्योंकि पिताजी ने मुझे आपको आपके घर ड्रॉप करने का बोला है। अविसा की बात सुनकर अनन्या अपने ख्यालों को झटकती है और वॉशरूम का डोर ओपन करती है, जहाँ अविसा डोर के पास ही खड़ी थी। अनन्या जैसे ही डोर ओपन करती है वो अविसा से टकराकर बस गिरने ही वाली थी कि तभी अविसा अनन्या को उसकी कमर से पकड़ लेती है। अनन्या के दोनों हाथ अविसा के शोल्डर पर थे और अविसा का हाथ अनन्या की बैक पर। अनन्या का वो दुपट्टा जो अविसा के फेस पर था। अविसा उस दुपट्टे से आ रही मदहोश करने वाली स्मेल को फील कर रही थी। अनन्या अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाए दुपट्टे के पीछे अविसा की वो ब्राउन आंखों में ही देख रही थी। अविसा भी अपने हेड को थोड़ा सा झुकाए दुपट्टे के पीछे से अनन्या की वो बड़ी बड़ी आंखों को निहार रही थी
और यहाँ पर इन दोनों का एक बहुत ही प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा था। ये दोनों थोड़ी देर के लिए इस प्यारे से मोमेंट में खो से जाते हैं। ये दोनों वैसे तो हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन आज इन दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी। था तो बस एक अजीब सा एहसास। अविसा ने अनन्या को आज पहली बार इतने पास से देखा था और वो बस अनन्या की खूबसूरती को निहार रही थी। अविसा खुद से ही कह रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इतना ज़्यादा खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। ना जाने क्यों अविसा ये नहीं चाहती थी कि ये पल कभी गुजरे। वो बस इस पल में जीना चाहती थी, अनन्या को फील करना चाहती थी, उसकी खूबसूरती में खो जाना चाहती थी। अविसा की हार्ट बीट फास्ट थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी उछल के बाहर आ जाएगा। अनन्या के फ़ोन की रिंग से ये दोनों अपने अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। अनन्या देखती है कि उसके दोनों हाथ अविसा के शोल्डर पर हैं। वो झट से अविसा के शोल्डर से अपने हाथ को हटाती है और थोड़ा दूर होते हुए खड़ी हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। अनन्या अपना फ़ोन देखती है जहाँ उसके भैया की कॉल आ रही थी। अनन्या फ़ोन पिक करती है और बोलती है, जी भैया, कहाँ रह गई तू? कितनी रात हो गई है, अभी घर क्यों नहीं आई? मुझे तेरी चिंता हो रही है। हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, मैं बस आ ही रही हूँ। ओके, अच्छे से आना तू और अपना ध्यान रखना। कॉल कट हो जाती है। अनन्या अविसा की तरफ देखकर बोलती है, आपको दिखता नहीं क्या जो यूं सबसे लड़ते फिरते हो? ओह हेलो डॉक्टर साहिबा, आपकी गलती थी, मेरी नहीं। आप सामने देख के नहीं चल सकती थी या लड़ने की आदत हो गई है आपको? अविसा की बात से अनन्या भड़क जाती है और अभी अभी इन दोनों के बीच जो दूरी थी उसे कम करते हुए अनन्या अविसा के पास जाती है और बोलती है, मैं आप जैसी खड़ूस नहीं हूँ जो बेवजह किसी पे चिल्लाती फिरूँ। तुमने मुझे खड़ूस बोला? अविसा की बात सुनकर अनन्या बोलती है, हाँ तो खड़ूस को खड़ूस ही तो बोलूँगी। हाँ तो आप भी किसी लड़ाकू विमान से कम नहीं हैं, जिससे देखो उससे लड़ती फिरती है। आपने मुझे लड़ाकू विमान बोला? मैं ना आपको छोड़ूंगी नहीं। अनन्या की इस बात पर अविसा बोलती है, हाँ हाँ तो क्या करेंगी आप बताइए। ये दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे, तभी रूम पे नॉक होता है। इस आवाज़ से ये दोनों शांत हो जाते हैं। छोटे मालिक, आपको मालकिन ने नीचे बुलाया है। इतना बोलकर वो सर्वेंट नीचे चला जाता है। अनन्या अविसा को गुस्से से देखती है और रूम से बाहर निकल जाती है। अनन्या को यूँ गुस्से में जाता देख अविसा खुद से ही बोलती है, एयस तू कैसे इससे दूर रहेगी? एक तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और ऊपर से इतने गुस्से वाली, और जब ये गुस्सा करती है तो और भी प्यारी लगती है। लेकिन एयस तुझे अपनी फीलिंग को कंट्रोल में करना है और इससे दूरी बना कर ही रहना है। इतना बोलकर अविसा भी रूम से बाहर आ जाती है और ये दोनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ प्रियल नीचे खड़ी अनन्या का ही वेट कर रही थी। प्रियल अनन्या की तरफ देखकर बोलती है, कहाँ रह गई थी मैडम आप? मैं यहाँ कितनी देर से तेरा वेट कर रही हूँ और तू है कि वहाँ वॉशरूम खेल रही है। हाँ मैं बस आ ही रही थी यार, अब चल घर चलते हैं। अच्छा, अब तुझे याद आया कि हम लोगों को घर भी जाना है। प्रियल अविसा की तरफ देखकर अनन्या को टीज करते हुए बोलती है, वैसे अगर तुझे यहाँ इतना ही अच्छा लगता है तो तू यहाँ परमानेंट रह सकती है। तू ना बकवास कम कर और घर चल। अनन्या को यूँ चिढ़ता देख प्रियल हंस देती है। माँ अनन्या के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखते हुए बोलती है, बेटा जब मन करे आती रहना और इसे अपना ही घर समझना। अनन्या माँ की बात पर मुस्कुरा देती है और बोलती है, जी आंटी। जी आंटी, अनन्या तो इसे अपना ही घर मानती है। प्रियल की इस बात पर अनन्या उसे घूरती है, आई मीन हम दोनों इसे अपना ही घर मानते हैं और आते भी रहेंगे। माँ बोलती है, जी बेटा आप दोनों आते रहना। माँ अविसा से बोलती हैं, जाओ बेटा इन दोनों को अच्छे से छोड़ के आना।
आंटी मैं स्कूटी से चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अनन्या की इस बात पर माँ बोलती है, नहीं बेटा, रात में ऐसे जाना ठीक नहीं। अविसा आप दोनों को छोड़ देगी। अनन्या अब कुछ नहीं कहती। अविसा माँ के पैर छूती है और बाहर निकल जाती है। अनन्या और प्रियल भी माँ से मिलते हैं और बाहर निकल आते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक बहुत बड़ी ब्लैक रॉयल कार गेट के बाहर खड़ी है और उस कार का गेट ओपन किए एक सर्वेंट सिर झुकाकर खड़ा है। प्रियल उस कार को देखते हुए बोलती है, वाह यार क्या कार है, वो भी इतनी एक्सपेंसिव। अविसा नौकर को जाने का इशारा करती है। वो नौकर अपना सिर झुकाए वहाँ से चला जाता है। प्रियल पहले ही जाकर कार की बैक सीट पर बैठ जाती है। अनन्या को ना चाहते हुए भी फ्रंट सीट पर बैठना पड़ता है। अविसा कार की ड्राइविंग सीट पर बस बैठने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ आती है, बॉस बॉस आप मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? अविसा पीछे मुड़ कर देखती है तो वहाँ दया था। देखो बॉस, मैं गांव से जल्दी ही आ गया, तब भी आप मेरे बिना ही कहीं जा रहे हो। ये बताओ काका काकी कैसे हैं, अब उनकी तबीयत ठीक है? जी बॉस, माँ बाबा बिल्कुल ठीक हैं। आपने जो वो डॉक्टर भेजा था उन्होंने माँ बाबा को बिल्कुल ठीक कर दिया है। जब तक आपकी 2-4 बातें सुन न लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता, इसीलिए तो मैं दौड़ा आपके पास चला आया। दया तुम अभी आए हो तो जाओ पहले माँ पिताजी से मिलो। और हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। पर बॉस मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। दया मैंने तुमसे कहा ना एक बार। जी बॉस, जी बॉस, मैं समझ गया। अविसा जैसे ही कार की तरफ जाने लगती है, दया रोकते हुए पूछता है, अरे बॉस आप कार से जाएंगे? पर आप तो कभी कार नहीं चलाती हैं, आप तो हमेशा बुलेट ही चलाती हैं। मैंने एक बार बोला ना कि घर जाओ और जाके कुछ काम देखो। जी बॉस, मैं जा ही रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। दया डर के मारे घर चला जाता है। अविसा आकर ड्राइविंग सीट पर बैठती है और कार स्टार्ट करती है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं तक था। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले पार्ट में। आप लोग यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए किट्टू स्टोरीज।